हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बड़ा स्वागत है। तो हम लोग इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से IMU CT के जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें मैं केमिस्ट्री सेक्शन देख रहा हूँ। हमारे और टीचर फिजिक्स और मैथ्स वगैरह ये भी चल रहा है हमारे चैनल पर। आप लोग बढ़िया से पढ़िए। तो आज मैं इस क्लास का इस केमिस्ट्री के सेक्शन में आज मैं कौन सा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, कौन सा पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा, फिर केमिकल बॉन्डिंग और थर्ड चैप्टर क्या पढ़ाने जा रहे हो, तो थोड़ी पीरियोडिक टेबल पढ़ा चुका हूँ। 3 चैप्टर हो गए। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा हम लोग? इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या पढ़ना है हम लोगों को? रिवर्सिबल एंड इनरिवर्सिबल रिएक्शन। तो नाम से ही पता चल रहा है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल मींस ऐसे रिएक्शन जो दोनों तरफ चल सके। मींस क्या हुआ? A reaction that takes place only in one direction is called irreversible. Means reactant can change into a product, but product cannot change into a reactant, known as irreversible reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन कैसी रिएक्शन होती है? वो रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट भी रिएक्टेंट में चेंज हो सके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिससे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन जिससे प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैकवर्ड रिएक्शन। A reaction by which reactant convert into a product, that is forward reaction. A reaction by which a product convert into a reactant is called backward reaction. तो आपको याद रखना है कि फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी सेक्शन पे। ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है ये देखिए आप लोग। फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस मीन्स आप लोग एक वर्ड याद रखिएगा, फिजिकल स्टेट से होगा। क्या है फिजिकल प्रोसेस? मतलब फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड चेंज इनटू अ लिक्विड, फिर लिक्विड चेंज इनटू अ सॉलिड, सॉलिड चेंज इनटू अ गैस, गैस चेंज इनटू अ सॉलिड, लिक्विड चेंज इनटू अ गैस एंड गैस चेंज हुआ इनटू लिक्विड। इसकी फिनोमेना भी ज्यादा है। सॉलिड लिक्विड में बनता है तो भैया मेल्टिंग कहते हैं, लिक्विड सॉलिड में बनता है तो भैया फ्रीजिंग कहते हैं, सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदलता है सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस में होता है डीसब्लिमेशन कहते हैं, लिक्विड गैस बनता है एवापोरेशन बोलते हैं, और गैस लिक्विड बनता है तो कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, अच्छे अच्छे फिनोमिनास है। तो जैसे क्या लिखा है, मेल्टिंग ऑफ आइस, वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, सब्लिमेशन, तो सारे टॉपिक मैंने इसीलिए लिख दिए, सब्लिमेशन ऑफ दिस वन। अब क्या है इसमें देखिए क्या लिखा? पहला, इक्विलिब्रियम तभी पॉसिबल है जब वो किसमें कराया जाए? क्लोज्ड सिस्टम में, क्लोज्ड वेसल में। क्या है कि इक्विलिब्रियम इज अ पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। कह रहा है गिवन टेम्परेचर पर क्लोज्ड सिस्टम में रहे। किस में रहे? क्लोज सिस्टम में कराएंगे। देयर इज अ नो लैक ऑफ एनर्जी, नो लैक ऑफ मास, तभी क्या होगा? इक्विलिब्रियम अटेंड होगा। दूसरा, और जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वो किस रेट से होनी चाहिए? दोनों सेम रेट से होनी चाहिए। मतलब कि हम भी सामने से, कोई मेरे साथ आ रहा है, मैं भी इधर से जा रहा हूँ, तो हमारी दोनों की सेम स्पीड है, तो हम लोग एक मिड पॉइंट ही तो जाके मिलेंगे।
और वो मिड पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, इक्विलिब्रियम। भाई हम तुमने कहा तुम भी 2 कदम चलो, हम भी 2 कदम चलते हैं, तो हमारे बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम रहेगी, तो वही इक्विलिब्रियम है। और जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज है, जो कोई भी कैलकुलेटेड प्रॉपर्टी है, वो क्या होनी चाहिए, रिमेन्स कांस्टेंट, देयर इज अ नो चेंज ऑफ एनी क्वांटिटीज, तभी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, वरना नहीं करेगा। लाइन से वर्ड याद करिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते तो यही पूछा जाता है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम कहाँ लाई करता है, फिजिकल सिस्टम में, जहां पे स्टेट चेंज हो रही होती है। मैंने यहां लिख रखा था सॉलिड वाला, गैस वाला, तो वो याद रखिएगा। क्लियर? आगे पढ़ते रहिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, बात करते हैं आगे। अरे भर जाओ भगवान। ये आगे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। पहले हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम के वो तो पढ़ ले, एक ये थी फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड विद, केमिकल इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड विद, क्या लैग कर रहे हो भाई, हाँ, केमिकल इक्विलिब्रियम एसोसिएटेड विद केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ पाया जाएगा, केमिकल रिएक्शंस में पाया जाएगा। is called chemical equilibrium, and equilibrium the concentration of reactant and product is constant। केमिकल इक्विलिब्रियम कब आएगी, जब कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। कंसीडर द हाइपोथेसिस दिस वन, a प्लस बी टू ए बी। जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है तो प्रोडक्ट तो पहले होता नहीं है, तो सबसे पहले रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट क्या लिखा, एज अ रिएक्शन प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ reactant decreases and the concentration of product increases. After some time, two reactions occur at the same rate. This the equilibrium system reach. This can be illustrated by the following diagram, जो कि डायग्राम पीछे दिया गया, ये आपको दिया गया, मैं भी बताता हूँ, ये लिखा हुआ है। देखिए ये इसको एक आगे बढ़ा देता हूँ तब बताता हूँ। ये बैक है, देखो क्या कैलकुलेशन वाला। देखिए मैंने कहा कि कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है, ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, ठीक, और एक आपको मैं पढ़ाता हूं लूमा, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या है कि किसी भी रिएक्शन के रेट, किसी भी रिएक्शन के जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन इन शॉर्ट फॉर्म में लूमा कहते हैं। तो इसको अब याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आराम से ये वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप जरा समझिएगा लूमा का क्या यूज था यहाँ पे। अगर हम पहली फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए बात करें तो जो रेट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग केएफ बोलेंगे, इसको बोलोगे रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। मैंने बना लिया इक्वेशन नंबर 2। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगी, तो आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, सी के और डी के। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा के एफ सी और डी। बेटा यहाँ के एफ नहीं होगा, के बी। इक्वेशन नंबर 2, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है,
रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये तो बताया। जरा दोनों की वैल्यू बराबर कर दीजिए। तो आर एफ की वैल्यू क्या पुट कर दी हम लोगों ने, के एफ अपॉन ए बी, और आर बी की क्या पुट गई, के बी अपॉन सी डी। तो के एफ अपॉन के बी इक्वल टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यही के एफ के बी के सी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये हम लोग निकालते हैं किसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, जो कि के सी है। तो कभी कभी रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन भी दिया होता तो केसी पूछता, तो दोनों का रेशियो कर दोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया होगा, बैकवर्ड रिएक्शन कांस्टेंट दिया होगा तो के एफ पूछ लेगा, के एफ दिया होगा केसी बोल होगा के बी पूछ लेगा। तो ये भी से इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो फिर से मैं बता दूं कि rate according to law of mass action, the rate of reaction is depends on the concentration of reactant. तो rate proportional concentration of reactant, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन थे, ए बी, और बैकवर्ड रिएक्शन के रिएक्टेंट कौन ट्रीट होगा, सी डी। रखा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लगाया, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जो कि बराबर हो गए, रेशियो करा, ये आंसर आ गया। तो ये ऐसे ही किया जाता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया है कि नहीं आया भैया बता दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे। एक सेकेंड, आपको कुछ चला गया है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां समझते हैं। कोई भी रिएक्शन होती है उसमें पहले तो कोई प्रोडक्ट होता नहीं है, फिर होता है, मान लिया सी और डी। तो ये कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज किसकी कंसंट्रेशन होती है भैया, प्रोडक्ट की। और डिक्रीज किसकी कंसंट्रेशन होती है भैया, रिएक्टेंट की। तो एक ऐसा समय आएगा कि ये धीरे धीरे घटते घटते इस पॉइंट पर पहुंचेंगे, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इस पॉइंट पे पहुंचेगी। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों की कंसंट्रेशन कुछ सेकंड्स के लिए क्या हो जाएंगी, बराबर। उसी को क्या हम लोग बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। और जैसे यहां आएगी तो कांस्टेंट आ जाएगी, और जहां कांस्टेंट आएगा इसका मतलब इक्विलिब्रियम सेट हो गया। ना तो अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रही है, ना तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ी, दोनों पैरेलल हो गए। अब जब पैरेलल हो गए इसका मतलब क्या हो गया, फिक्स हो गया। मगर धीरे धीरे बढ़ेगा, वो रुका तो नहीं, यहाँ पे रुक गया, बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तभी इसको कहते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, डायनेमिक इन नेचर होता है। क्या होता है बेटा, डायनेमिक इन नेचर। अगर ये वाला ग्राफ बनता जो दोनों एक ही जगह हो जाते तो हम लोग मानते कि एक जगह है, फिक्स हो गया, ना बढ़ रहा ना घट रहा ना कुछ हो रहा, तो भैया फिक्स हो गया। ये भी एक इक्विलिब्रियम को बता रहा है। तो ये ग्राफ है, देखो पहले का, आफ्टर द इक्विलिब्रियम अटैन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। देखो ये सामने हो गई, पैरेलल चल रही है। एंड द इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन आल्सो इक्वल, तभी तो बराबर हो गया। तो ये ग्राफ बन के आएगा, ग्राफ से भी वैल्यू निकाली जा सकती है, ग्राफ पूछा भी जा सकता है कौन सा स्टैटिक का है कौन सा डायनेमिक का। तो मगर इक्विलिब्रियम अगर कभी आता है तो आपको होगा इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर होता है। क्या होता है बेटा, डायनेमिक इन नेचर। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये सब तो पढ़ लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कैलकुलेशन सिखा दी थी आपको। लॉ ऑफ क्या लिखा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो मैंने आपके पीछे कैलकुलेट करा है वही लिखा हुआ है। क्या लिखा है, दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय
गुल्डबर्ग एंड वेजे, इट स्टेट दैट, मैंने बताया ना रेट कांस्टेंट क्या होता है, किसका रेशियो बराबर होता है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के, क्या लिखा है, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू दैट ऑफ द रिएक्टेंट in which each concentration term are raised in the power of the equal concentration। मीन्स क्या हुआ, अगर पावर पूछ रहा तो क्या होगा, देखो मैंने कहा कि n मोल ऑफ ए ले रहा हूं, m मोल ऑफ बी ले रहा हूं, a मोल ऑफ सी लिया है और d मोल ऑफ डी लिया है, तो क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा Kc बराबर c द पावर a d द पावर d a द पावर m एंड b द पावर, मतलब जो भी आगे नंबर मूल होगा वो उसकी क्या बन जाएगी, पावर, क्या बन जाएगी बेटा, पावर। तो ये याद रखिएगा, वही लिखा है, कह रहे द कंसंट्रेशन टर्म इज रेज्ड टू द पावर इन विच इक्वल ऑफ द स्टिचोमेट्रिक कांस्टेंट, वही तो होता है एनएम, इन विच बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द कांस्टेंट, तो ये होता है, वो तो सामने लिखा है Kc बराबर c की पावर a d की पावर d a दी पावर n और b दी पावर n। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं हम लोग बढ़िया से पढ़िए, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए क्योंकि 11th 12th भी आपको पढ़ाना है इसमें। अब इन दोनों रिएक्शंस के लिए हम लोग लिखेंगे, हेलो हेलो जी बताइए, हाँ तो बेटा ये बता दीजिएगा कि अगले महीने की 2 महीने देनी पड़ेगी, तब पढ़ाएंगे वरना हम नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि फिर लास्ट में फीस ख़त्म हो जाएगी, मिलेगी नहीं, तो बात कर लीजिएगा। हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल था। तो आगे बढ़ते, फॉर द रिएक्शन H2I2 गिव्स टू 2HI, ये आपने रिएक्शन कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, तो इसके लिए हम लोगों को रेट कांस्टेंट लिखना है, तो भैया हमने लिखा रेट कांस्टेंट Kc बराबर रेट कांस्टेंट, सॉरी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एज कंसंट्रेशन C लिखा है, इसको Kc लिखता हूं, तो कौन है प्रोडक्ट HI, तो मैंने कह दिया भैया HI के आगे क्या लिखा है 2, तो मैंने कहा इसकी पावर 2, फिर किसी ने कहा I2, तो मैंने कहा I2 लिख देंगे हम भाई, किसी ने कहा H2, मैंने कहा भैया H2 भी लिख देंगे, ये होगी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, भैया HI की कंसंट्रेशन दी होगी वो लिख दीजिएगा, की दी होगी इसकी दी होगी मोल पर लीटर में, दोनों को रखोगे, इसका स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, ये आ जाएगा। भैया इनकी कैसे निकालना है, सर इनकी भी मैं निकाल के दिखा सकता हूँ, Kc बराबर NH3 दी पावर 2 इनटू और H2 दी पावर 3, दैट्स ऑल। सर एक इम्पॉर्टेंट आता है, क्या आता है सर, अभी आपने बोला मोल पर लीटर, तो सर मोल पर लीटर कैसे करेंगे, मोल पर लीटर कैसे करेंगे सर, मोल पर लीटर कैसे करेंगे, तो मोल पर लीटर के लिए हम लोग यूनिट निकालेंगे, तो यूनिट का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है भैया, Kc बराबर मोल पर लीटर का होल डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या है सर, सर डेल्टा एन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। सर ऐसे निकाला जाएगा, हाँ भाई निकाला जाएगा, कैसे, देखो पहले यहां करते तब वो इंप्लीमेंट करते हैं, पहले यहां से निकालना सीखते हैं, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, पहले यहां से निकालेंगे, क्या निकालेंगे सर HI की कंसंट्रेशन क्या है, हमने कहा भैया मोल पर लीटर,
का स्क्वायर, सर बिल्कुल सही। सर Hi2 भैया ये भी मोल पर लीटर कंसेंट्रेशन होगी। सर H2 वो भी भैया मोल पर लीटर होगी। देखो दो बढ़ गया है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो या इस रिएक्शन के लिए Kc क्या होगा, यूनिट लेस होगा। क्या होगा भैया, अरे सर ये तो बहुत बेकार बात कह रहे हैं, यहां तो आपने यूनिट लिखी, यहाँ यूनिट लेस लिख दिया। भैया अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल बराबर हो जाएंगे तो डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो यूनिट आएगी। सर इसके लिए आएगी, हाँ देखो आएगी, कैसे, देखिए भाई NH3 लिखा मैंने, क्या लिखा, मोल पर लीटर। तो सर इसकी क्यों नहीं लिख रहे भैया, इसकी भी लिखेंगे मोल पर लीटर, और यहाँ क्यूब है तो मैंने इसकी भी लिख दिया मोल पर लीटर का होल क्यूब। सर काट के दिखाइए, तो मैंने कहा देखो ये स्क्वायर से ये पावर कट गई, एक बच गया। अब एक बचा, वहां दो बार मोल पर लीटर, तो यहां देखिए Kc की पावर 1 है, तो मोल का स्क्वायर अपॉन लीटर का स्क्वायर हो जाएगा। भाई दोनों को सामने सामने मल्टीप्लाई कराएंगे तो लीटर ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लीटर स्क्वायर मोल -2। ये भी लिख सकते हैं। सर एक और तो लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको लिख दें मोल पर लीटर की पावर स्क्वायर, और ऊपर जाने पे क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर की पावर -2। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सर अब फॉर्मूले से बताइए। सर बेटा देखिए फॉर्मूले से, पहले वाले के लिए जिसको हम लोग ने एग्जांपल नंबर पहला माना था, इसको एग्जांपल नंबर दूसरा माना था, तो पहले एग्जांपल के लिए डेल्टा एन निकालते हैं। तो प्रोडक्ट का मोल कितना दिख रहा है, देखो 2, रिएक्टेंट का मोल देखिए यहाँ पे 1 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, तो -1 +1 कितना हो गया, 2 - 2 0, डेल्टा एन की वैल्यू 0। अब रखिए यहाँ पे Kc मोल पर लीटर की पावर 0, तो भैया Kc कुछ नहीं आएगा, यूनिट लेस हो जाएगा। सर बहुत बढ़िया। सर एक और बताइए, मैंने कहा यहां देखो एग्जांपल नंबर 2, डेल्टा एन क्या आएगी सर, हमने कहा प्रोडक्ट में कितने दिख रहे हैं आपको, 2, माइनस के सिंबल, रिएक्टर में कितने दिखे, नाइट्रोजन 1 है, ये 3 है, तो मैंने कहा 1 + 3 कर दो बेटा। भैया 2 - 4 कितना बच गया, -2। तो सर फॉर्मूला लगाइए भैया, Kc की पावर मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन की वैल्यू -2। देखिए आ गया भाई, आ गया। तो ये ऐसे निकाला जाता है कि मोल पर लीटर यूनिट कैसे आएगी, बहुत से की प्लस में भी आएगी। अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट के कम होंगे। अब बात सुन लो, दो केस है, डेल्टा एन 0 भी होगा, डेल्टा एन 0 से बड़ा भी होगा, और डेल्टा एन 0 से छोटा भी होगा। डेल्टा एन कब बड़ा होगा, जब प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल बराबर हो जाएंगे ना, रिएक्टेंट। सर बड़ा कब होगा भैया, जब प्रोडक्ट का मोल बड़ा होगा, रिएक्टेंट के मोल कम होंगे। सर वो भी ठीक है। सर छोटा कब होगा, प्रोडक्ट कम होगा और ये छोटा हो जाएगा, जो कि इस केस में हुआ, माइनस पावर इसीलिए तो आई भाई, डेल्टा एन माइनस में आ गया क्योंकि रिएक्टेंट के मोल ज्यादा थे। कुछ ऐसे रिएक्शन में होंगे जिसके रिएक्टेंट के मोल प्लस में होंगे, जो कि प्लस पावर चढ़ेगी। क्या चढ़ेगी, प्लस पावर। तो ये ऐसे किए जाएंगे, आराम से बढ़िया से कीजिएगा, बढ़िया लगेगा। तो ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और थोड़े सी ट्रिक वाइज ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने की चांस होती है। मैं नहीं करूंगा नहीं होगी, मगर होगी। तो आराम से पढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं। ये आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों चीजें। ठीक, ये क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो भैया ये तो अलग चीज हो गया, ये अभी मैं तुमको ये इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि इसमें एक अलग चीज है। मैं आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि एक रिएक्शन से दूसरे रिएक्शन में कैसे जंप करा जाएगा, एक रिएक्शन का रेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दूसरे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कैसे लिंक होगा, वो भी मैं बताऊंगा। तो पहले एक पीछे चलते हैं हम।
ठीक, ये मैंने एक रिएक्शन लिखी, कौन से लिख दे बताइए। H2 प्लस, यहाँ लिखेंगे 2H2 प्लस ऑटोग्लिप्स 2H2O। बहुत इजी रिएक्शन, वाटर की प्रिपरेशन। सर इसका केस ही निकालिए। हमने कहा बेटा क्या बेवकूफियत वाला क्वेश्चन, भैया H2 का स्क्वायर कर दो, H2O का यहाँ भी H2 का स्क्वायर कर दो, तो ऐसे लिख दो। कहा बहुत बढ़िया सर, अब केसी निकाल के यूनिट बताइए। हमने कहा यूनिट के लिए बकवास ना करना, यूनिट के लिए क्या करो, डेल्टा एन निकालो। एंड डेल्टा एन कैसे निकालेंगे, कहेंगे मोल ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस का साइन ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया 2 माइनस, ओ सॉरी 2 प्लस 1 कितना होगा 2 माइनस 3 है। अरे सर बहुत बढ़िया बता रहे हैं, तो सर कैसे बढ़ेंगे, तो क्या -1 बन गया। कहीं ऐसे कैसे माइनस बन गया, तो हमने कहा फॉर्मूला आपको याद है, केसी बराबर होता है मोल पर लीटर का डेल्टा एन। तो सर इसके लिए क्या होगा, हमने कहा भाई मोल पर लीटर की पावर -1 बनेगी। सर प्रूफ करके दिखाइए। हमने कहा लो प्रूफ ले लो भैया, मोल पर लीटर का स्क्वायर। सर ये भी बताइए भैया, ये भी मोल पर लीटर का स्क्वायर, ये भी भैया मोल पर लीटर, ये भाई लोग कट गए, ये ऊपर जाएगा, तो भैया मोल पर लीटर का -1 बनेगा। चाहे ऐसे निकालो लॉन्ग मेथड से, चाहे शॉर्ट मेथड से, दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। तो आपको बहुत ही झमक के पढ़ना है, वो 3 चैप्टर बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, न्यूमेरिकल लगाइए, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चाहिए। ये ना सोचिए कि जब एग्जाम आएगा तो पढ़ेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। और ये चैप्टर इजी भी है, आता भी है। अभी इसका एक हाफ पोर्शन पढ़ाएंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, जिसमें ऑल टाइप ऑफ एसिड बेस, बेसिसिटी, एसिसिटी, ये सब रहेगा, पीएच वगैरह। और इजी चैप्टर है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से पढ़िए कि जो जो इजी है वो आप कर ले जाए। तो यहाँ तक का क्लास रखिएगा। अगली क्लास में हम लोग रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में बात करेंगे, और केपी और केसी में रिलेशन की बात करेंगे, और आपको डायरेक्शन बताएंगे कि फॉरवर्ड रिएक्शन कब जाएगी, बैकवर्ड कब जाएगी, और किस तरह से रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो यहाँ तक का हुआ है, तो यहाँ तक आपको करना है। ओके, बाय बाय, गुड बाय, नमस्ते, सलाम वालेकुम, जय हिंद।